हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जमक कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, जो कि जितने भी क्वेश्चन थे सब के सब किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए थे। ओके, और जितने भी टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा की, जो हमने एक्स्ट्रा जानकारी दी, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग जो हमने एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी वो आप लोग कंसंट्रेट होकर के सुने होंगे। ओके, लेकिन एक बात है भाई, आप लोग शर्माते बहुत ज़्यादा हो क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, वीडियो है, लोगों के हित के लिए है। ओके, संसद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और फिर से एक बार कह रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम में, ऑफलाइन एग्ज़ाम में, एसएससी सीपीओ, मतलब वनडे एग्ज़ाम जितने हैं ना, सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में शामिल किए हैं सभी के सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बायोलॉजी से संबंधित, बीएड से संबंधित और सीटेट से संबंधित, एक तरह से समझ लीजिए कि वनडे एग्ज़ाम और मतलब परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और प्रैक्टिस पेपर भी मिलते हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे बातों को और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे और अपने माइंड से सोच कर समझ कर जवाब देंगे। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? बताइए, अपने माइंड से जवाब दीजिएगा, क्योंकि टिक लगाने से ज़रूरी नहीं है कि वही आंसर सही हो सकता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रिटिश संविधान। ओके, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। ओके, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? देखिए, मतलब वही सेम क्वेश्चन है। ओके, लेकिन उसको पलट दिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्यसभा। ओके, संविधान के अनुच्छेद 79, ठीक, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के अंग हैं। ओके, संविधान संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के अंग हैं। ओके, जिनमें राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ओके, सभी की सभी सही हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सही नहीं है पहचानना है। ओके, बताइए, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ओके, सही बात है।
बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, ये भी सही है। ओके। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए 30 वर्ष और लोकसभा में निर्वाचन के लिए 25 वर्ष। ओके। और आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ओके। और है आगे है, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, यही बात गलत है भाई। ओके। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, ये भी सही है। ओके। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, नहीं तो इसके बारे में तो मिल ही गया है पूरा बायोडाटा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थाई अस्थायी सदनों का नाम बताइए। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम क्या है, बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी सही है, लोकसभा और विधानसभा। ओके। भारत के संसदीय ढांचे में लोकसभा तथा विधानसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद अस्थायी सदन है। ओके। समझ में आ गया आपको। लोकसभा और विधानसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद अस्थायी सदन है। ओके। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु ... है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84, ठीक, अनुच्छेद 84 बी के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 बी के अनुसार राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष एवं लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ओके। राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष और लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष। ओके। आगे देखते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, बताइए। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, लोकसभा का अध्यक्ष। ओके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों में धन विधेयक से इतर किसी विधेयक पर असहमति होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उसे विधेयक पर विचार के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 4 के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ओके। आगे देखते हैं। एक बार फिर से कह रहे हैं, आप हमारे जो एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ओके। देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, लोकसभा स्पीकर। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओके।
आगे देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले संसदीय समिति हैं। कौन है भाई, बताइए? लोक लेखा समिति। ओके। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। यह समिति जांच करने वाले विषयों का चयन संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में से करती है, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी समिति की बैठकों में भाग लेकर उसकी सहायता करता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिएगा जरूर। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, पहला दूसरा तीनों सही है। ओके। भारत में संसद की वित्तीय समितियों में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समितियां शामिल हैं। सरकार की वित्तीय समितियां सरकार के बजट निर्माण, खर्चे और कार्य निष्पादन की गहन छानबीन करने का काम करती हैं और इस प्रकार वित्तीय मामलों में कार्यपालिका का संसद के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा लोक उपक्रम समिति संसद की अस्थायी समितियां हैं, जबकि वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। बताइए भाई, किसे नियुक्त किया जाता है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ओके, संसद की लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है। ओके, लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिनमें से 7 सदस्य राज्यसभा के। ओके, 7 सदस्य राज्यसभा के। ओके, और 15 सदस्य लोकसभा के। 15 सदस्य लोकसभा के। ओके, लोकसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुने जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। परंपरानुसार इस समिति में विपक्षी दल के नेता को अध्यक्ष चुना जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। बताइए, कौन होता है भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विपक्षी दल का नेता। ओके, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? बताइए, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। ओके, भारत के लोकसभा अध्यक्ष का लोकसभा की सभी संसदीय समितियों पर सर्वोच्च नियंत्रण होता है। ओके, भारत के लोकसभा अध्यक्ष का
लोकसभा की सभी संसदीय समितियों पर सर्वोच्च नियंत्रण होता है। वह उनके अध्यक्ष वह उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है भाई? बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 6 वर्ष। राज्यसभा अस्थायी सदन है, ठीक है। राज्यसभा जो होता है अस्थायी सदन है तथा यह कभी पूर्णतया विघटित नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर राज्यसभा के यथाशक्य 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त होते हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राज्यसभा को भंग किया जाता है। बताइए राज्यसभा को कैसे भंग किया जा सकता है? हर 5 वर्ष बाद, हर 6 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? बताइए। अभी जस्ट इस पर चर्चा हुई, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 वर्ष। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यसभा बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, 30 वर्ष। भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। ओके, भारत की संसद जो होती है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। निचले सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, संसद। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11, ठीक, अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता प्रदान करने के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करता है। ओके, फिर से एक बार सुन लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? संसद देता है भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार, ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि के द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को प्राप्त है। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला सकती है अथवा उनकी सीमा, नाम एवं क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ओके, इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुने होंगे तो एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, संसद को। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करेगी। ओके, आगे देखते हैं।
मंत्रिपरिषद समूह रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 है और ऑप्शन नंबर सी सही है, लोकसभा। ओके, अनुच्छेद 73(3) के अनुसार, अनुच्छेद 73(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। ओके, और इस प्रश्न का उत्तर जो है एसएससी ने अपने उत्तर पत्रक में बी जारी किया है, जो कि बी गलत है। ओके, बी ऑप्शन जो है ये गलत है, एसएससी ने बी को सही माना है। ओके, लेकिन एकदम एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, बताइए, लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी सही है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, बताइए भाई, कौन सी विशेषता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, सामूहिक उत्तरदायित्व। ओके, सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका अर्थ है कि किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। किसी भी कार्य के लिए समूची मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है। लोकसभा में विश्वास खो देने पर समूची मतलब सभी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन का स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और टाइम का ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगा, तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो अच्छी बात नहीं है। हम सोचते हैं ना कि कितने कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ओके, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए। ओके, चलिए फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग, लेकिन हाँ, जितने भी हम क्वेश्चन और आंसर से रिलेटेड एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो उसको आप लोग सुनिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। ओके, जो हम एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं वहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है और कई बार आए भी हैं। ओके, ऐसे ही अरे गहरे जो है आपको एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दे रहे हैं, उससे संबंधित ही जानकारी दे रहे हैं। ओके, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है सीधे सीधे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ना पूछ करके जो हम आपको एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में दे रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आप लोग कंसंट्रेट होकर सुनिएगा और नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 27 वाला हुआ नहीं हुआ है। देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। ओके, सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ओके, धन विधेयक के अतिरिक्त विधेयकों पर सदनों की असहमति के बाद संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक दोनों सदनों के उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद में शामिल है, बताइए भाई क्या शामिल है संसद में? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की संसद, ठीक, संघ की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ओके, किसके अनुसार? अनुच्छेद
79 के अनुसार आपको बता चुके हैं पहले भी। आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 2 सदन होते हैं। ठीक, भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। प्रथम सदन यानी निम्न सदन, प्रथम सदन यानी लोकसभा जिसे हम लोग निम्न सदन कहते हैं, तथा द्वितीय राज्यसभा जिसे हम लोग उच्च सदन कहते हैं। ओके, देखिए, लोकसभा, लोकसभा को निम्न सदन, ठीक, निम्न, और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ओके, ये बात आप लोग याद रखिएगा, कई बार लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? ओके, कौन भारत में कानूनों को बनाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, भारतीय संविधान के संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति भी होना आवश्यक है। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति इसकी अनुमति नहीं देता। ओके, इसलिए राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन सभी मिलकर के कानून बनाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? बताइए, कहाँ पर कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 31 का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन, ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में। ओके, आगे देखते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। विधेयक के प्रवर्ग के अनुसार विधायी प्रक्रिया 4 प्रकार की होती हैं। ओके, विधायी प्रक्रिया 4 प्रकार की होती हैं। का है सामान्य विधेयक, और खा है धन विधेयक, लिखते हुए चलिएगा। खा है धन विधेयक जिसे अनुच्छेद 110, ठीक, और गा है वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 तक, तथा घा है संविधान संशोधन विधेयक। जो विधेयक प्रवर्ग खा, गा और घा में नहीं आता है उसे सामान्य विधेयक कहते हैं। यह विधेयक संसद के किसी भी यानी लोकसभा अथवा राज्यसभा दोनों, ठीक, दोनों सदनों में प्रारंभ किया जा सकता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 है, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? नियमों यानी कानूनों को अधिनियमित करना। ओके, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य है नियमों अथवा कानूनों को अधिनियमित करना। अनुच्छेद किसमें शामिल है? अनुच्छेद 245 से लेकर के 246 तक। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संसदीय, ओके, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? बताइए, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? संसद के सत्र का अंत। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। संसदीय शब्दावली में समापन का आशय संसद के सत्र की समाप्ति से है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन विधायिकी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रपति। ओके, सत्रावसान से सदन के सत्र की समाप्ति को, सॉरी फिर से सुन लीजिए, सत्रावसान से सदन के सत्र की समाप्ति हो जाती है अनुच्छेद 85(2) के अनुसार। ओके, अनुच्छेद 85(2) के अनुसार
संसद के किसी भी सदन का सत्रावसान करने का अनन्य अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, अध्यक्ष। ओके, संविधान के अनुच्छेद 110 3 एवं 110(4) ठीक। संविधान के अनुच्छेद 110(3) एवं 110(4) के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उसका विनिश्चय अंतिम होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, अध्यक्ष लोकसभा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई? बताइए। एक मिनट। अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर डी ही सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए। मिट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले सर्वप्रथम भारतीय मिट्ठल भाई पटेल 1925 ईस्वी में बने थे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। बताइए भाई, क्या प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन नंबर डी ही सही है, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? बताइए। संसदीय सरकार से। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई? ऑप्शन नंबर बी सही है, अप्रैल 1952 में। ओके, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनावों के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे डॉट डॉट कहा जाता है। अधिकारों का वितरण, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन बड़ा है, एक में ही नहीं आएगा। मिलान करते हैं, इसका मिलान करना है भाई, कैसे होगा मिलान? क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, ऑप्शन को भी देखने में बहुत ही कठिनाई हो रही है। ठीक है, देखिए, मिलान करते हैं हम लोग। ओके, पढ़ लेते हैं ऐसे ऐसे। देखिए, कार्यपालिका जो होती है ना, कार्यपालिका कार्यपालिका का है ऑप्शन सी से मिलान। ठीक, कार्यपालिका का ऑप्शन सी से मिलान है, व्यक्तियों को ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान तथा कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। ओके, कार्यपालिका का ऑप्शन सी से मिलान होगा। आगे देखते हैं। और न्यायपालिका का, देखिए,
न्यायपालिका का किससे मिलान होगा? न्यायपालिका का ऑप्शन नंबर ए से मिलान होगा और इसका ऑप्शन सी से मिलान होगा। ओके, कार्यपालिका का ऑप्शन सी से और न्यायपालिका का ऑप्शन फर्स्ट से। एक राजनैतिक संस्था जिसके पास न्याय करने तथा कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। ओके, और सी जाहिर सी बात है बी से मिलान होगा। विधानसभा जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार है। ओके, आपका करेक्ट मिलान हुआ है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बताइए। जीवी मावलंकर। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वतंत्र भारत के उपरांत भारत की प्रथम निर्वाचित लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक, उनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 17 फरवरी 1956 के मध्य था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए वही क्वेश्चन घुमा के आ गया। ठीक, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। 3 बार वही क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को उलट पुलट कर पूछा गया है और किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको भूलना नहीं है, इसलिए 2-2 बार 3-3 बार प्रैक्टिस करा रहे हैं एक ही नाम का। ठीक, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी जो है 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ओके, कई सारे एग्ज़ाम में पूछे गए थे। एसएससी में पूछा गया था, 10+2 में पूछा गया था, 2015 में एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? जाहिर सी बात है गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 बार। ओके, सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। यथा बजट अधिवेशन फरवरी और मई में, वर्षाकालीन अधिवेशन जुलाई सितंबर, ठीक, और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर और दिसंबर। ठीक, हालांकि राज्यसभा के संबंध में बजट अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। किसी एक वर्ष में 2 अधिवेशन होने आवश्यक हैं, क्योंकि प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 माह के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों की बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 महीने से। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, स्थगन प्रस्ताव। ओके, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा होती है उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। यह एक असाधारण प्रक्रिया है
जिसके गृहीत किए जाने पर सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप हमारे एक्स्ट्रा जानकारी को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे तो आपका एक क्वेश्चन से कम 2-3 क्वेश्चन तैयार हो रहे होंगे। ठीक, एक क्वेश्चन तो जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं वो, और जो एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं उससे भी 2-3 क्वेश्चन तैयार होंगे आपके, अगर आप अच्छे से कंसंट्रेट करके अपने माइंड को सुन रहे होंगे तो। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग सुन रहे होंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है भाई? बर्खास्त करना। ओके, बर्खास्त करना संसद से संबंधित नहीं है। आमुख, स्थगन और भंग करना संसद से संबंधित शब्दावलियां हैं, जबकि बर्खास्त करना संसद से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, बताइए भाई क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, तदर्थ समिति। ओके, तदर्थ समिति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती है जब वह अपना कार्य समाप्त कर लेती है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है, तब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल है भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं, बाकी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, विभाग, बिना विभाग के मंत्री, ये सब शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट सचिव को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री मंत्रिपरिषद का अंग होते हैं। अनुच्छेद 74(1) के तहत, ठीक, अनुच्छेद 74(1) के तहत, यानी अनुच्छेद 74(1) में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य संचालन में सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। आमतौर पर सरकार से तात्पर्य मंत्रिपरिषद से ही होता है। ओके, आमतौर पर सरकार से तात्पर्य मंत्रिपरिषद से होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। देखिए, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही देखना है, बताइए इनमें से कौन सा सही है? संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, सही है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक, एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि आवश्यक होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। नहीं भाई, ये तो गलत है। आगे देखते हैं। सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करें। नहीं भाई, ये भी गलत है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, पहला और चौथा सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल लोकसभा में। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? बताइए। वित्त विधेयक। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है।
1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार वित्त विधेयक के द्वारा करती है। अनुच्छेद 112 के तहत, ठीक, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी उपबंध दिए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी उपबंध दिए गए हैं, जिसे बजट यानी सामान्य बजट नाम से भी संबोधित किया जाता है, या फिर बजट या सामान्य बजट के नाम से भी जाना जाता है। तथा इसमें एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च के लिए अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दर्शाए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आपको इसमें इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी उपबंध दिए गए हैं, और जिसे बजट या सामान्य बजट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इतना इम्पोर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो और देश के 2 या अधिक राज्यों की विधान सभाएं इसका अनुरोध करें। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है, ए बी दोनों सही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय संसद संविधान के अनुच्छेद 250 के अधीन समूचे भारत या उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची में शामिल किसी मद के लिए विधियां बना सकती है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपात स्थिति लागू हो। ठीक, यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपात स्थिति लागू हो, साथ ही अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्र हित में ऐसा आवश्यक बताया जाने पर अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के संदर्भ में तथा अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुपालन के क्रम में संसद द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाया जा सकता है। ठीक, इसमें जितने भी अनुच्छेद थे वो इम्पोर्टेंट थे, उनको नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, चौथी। ठीक, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तीसरी अनुसूची में शपथ, ठीक, तीसरी अनुसूची में नोट करते हुए चलिएगा, तीसरी अनुसूची में शपथ, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है। ओके, तीसरी अनुसूची में शपथ और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है। एवं छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुसूची से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए जितने भी बताए हैं अनुसूची उनको आप लोग नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। बताइए भाई, किस सदन का सदस्य नहीं होता? ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्यसभा। ओके, राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ओके, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 89(1) में, ठीक, 89(1) में किया गया है या किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अभी हमने लगाया क्वेश्चन, इस ये गलत नहीं होना चाहिए। बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संसद के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि, बताइए, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 60। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें राष्ट्रपति भी शामिल है। ओके। अनुच्छेद 79, ठीक, अनुच्छेद 79 संसद के गठन संबंधी प्रावधान करता है। ओके, याद रखिएगा, अनुच्छेद 79 संसद के गठन संबंधी प्रावधान करता है, ठीक, जिसके अनुसार भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। ओके। इस अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद भारत के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्य अधिकांश देशों की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष यानी राज्याध्यक्ष संसद से पृथक होता है। ओके। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद जितने भी हम बोल रहे हैं, यानी जितना एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं, उसमें अनुच्छेद का वर्णन आ रहा है। अनुच्छेद तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, आयरलैंड। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अनुच्छेद 81, ठीक, अनुच्छेद 81, ठीक, अनुच्छेद 81 का भाई, अनुच्छेद 81 का के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन या मनोनयन कर सकता है। और अनुच्छेद 83 के अनुसार, अनुच्छेद 83 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित ये 12 सदस्य वे होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। ओके। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसे विद्वान तथा प्रतिष्ठित लोगों को बिना निर्वाचन के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देना है, जिससे देश को इनके ज्ञान तथा अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कटौती। ठीक, कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। ओके, कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है, परंतु वह अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं: नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती तथा सांकेतिक कटौती। ओके, तीनों कटौती आप लोग याद रखिएगा। कटौती 3 प्रकार की होती हैं: नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती तथा सांकेतिक कटौती। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 1 बार। ओके, लोकसभा का कार्यकाल अब तक केवल 1 बार वर्ष 1975 ईस्वी में घोषित आपातकाल के दौरान 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष तक किया गया था, किंतु बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही लोकसभा का विघटन कर दिया गया था।
संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार, ठीक, संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार आपात उद्घोषणा लागू होने की दशा में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा तथा घोषणा के लागू न रहने की दशा में किसी भी प्रकार से उसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 वर्ष। ओके, आप लोग जानते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? बताइए, किसकी स्वीकृति के बिना भाई? क्वेश्चन नंबर 65 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, संसद की। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इसकी नहीं दे रहे हैं एक्स्ट्रा जानकारी। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 249। ठीक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर या घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची, ओके, राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, राज्यसभा। ओके, संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पारित किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के राष्ट्रीय हित के विषयों को ग्रहण करने की शक्ति राज्यसभा को प्रदान की गई है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, बताइए कितनी हो सकती है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है भाई? 550। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अनुच्छेद 81 के अनुसार, ठीक, अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम 550 हो सकती है। इसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से तथा 20 से अनधिक सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यों की लोकसभा के लिए 530 सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 13 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा। देखिए, एसएससी सीपीओ परीक्षा 2007 और दूसरे कई एग्जामों में पूछा गया। ओके, 2007 का क्वेश्चन है।
देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कुल डॉट 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 संसदीय सीटें लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 5। ठीक, उत्तराखंड की लोकसभा की 5 सीटें संसदीय सीटें, एक राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जबकि विधानसभा की 70 सीटें निर्वाचन योग्य हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उड़ीसा में कुल संसदीय सीटें राज्यसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, बताइए कितना है? 10 सीट है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए देखिए उड़ीसा में ना, उड़ीसा में कुल 10 संसदीय सीटें हैं, ठीक, राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र, ठीक, और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 21 सीट है। ओके, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 21 सीट है। उड़ीसा में 10 संसदीय सीटें हैं, यानी राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, और 21 लोकसभा क्षेत्र है, ठीक, 21। आगे देखते हैं। देखिए त्रिपुरा में कुल डॉट डॉट संसदीय सीटें यानी राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र बताइए, 72 है। 72 का ऑप्शन नंबर बी सही है। त्रिपुरा में कुल 1 संसदीय सीटें यानी राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ओके, जबकि लोकसभा की संसदीय सीटें 2 हैं। ओके, कहाँ? त्रिपुरा में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित हैं, बताइए कितने हैं भाई? 552 सीटें। लोकसभा संसद का निचला सदन, इसके सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 512 है। इनमें 530 राज्य प्रतिनिधि, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत होते हैं। आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, बताइए लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं मीरा कुमार। ओके, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। मीरा कुमार अध्यक्ष पद पर 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रही, जबकि वर्तमान में सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष है। ओके, क्वेश्चन 2014 का है, तब की बात हो रही है। ओके, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट टाइम में 2024 का मत जोड़ लीजिएगा। फिर भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष। ओके, आगे देखते हैं। देखिए भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है, बताइए। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है, लोकसभा। ओके, भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनती है। इनमें लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 वाचन होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए इसके दौरान अधिक बजट की संस्तुति की जाती है तेजी के दौरान। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है, अधिक बजट की संस्तुति तेजी के दौरान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय संसद में कह रहे हैं भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में समविष्ट अभिनव चर्चा प्रक्रिया शून्यकाल संसदीय कामकाज के अंतर्गत प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है।
12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। ओके, शून्यकाल का नाम 1960 और 1970, ठीक, 1960 और 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में समाचार पत्रों में उस समय दिया गया जब बिना पूर्व सूचना के संसद में अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? देखिए, वही क्वेश्चन उलट कर पूछ लिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, शून्यकाल। आगे देखते हैं। देखिए, डैश संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है। शून्यकाल। देखिए कितनी तरह से शून्यकाल के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही, बी बोल रहे हैं, ए सही है। ओके, शून्यकाल। आगे देखते हैं। संसद में संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही है, 60 दिन तक। ओके, संविधान के अनुच्छेद 101(4), ठीक, संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक की अवधि तक सदन के सभी अधिवेशनों में उपस्थित नहीं रहता है तो वह सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही, संसद। ओके, अनुच्छेद 57 के अनुसार, ठीक, अनुच्छेद 57 के अनुसार राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद विधि द्वारा नियत करे, ठीक, संदाय किया जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद विधि द्वारा नियत करे संदाय किया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, शून्यकाल। ठीक, शून्यकाल प्रश्नकाल के तत्काल बाद शुरू होता है। इस काल में कोई कार्यवाही नहीं होता, इसलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता। ओके, शून्यकाल प्रश्नकाल के तत्काल बाद शुरू होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? बताइए। वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, प्रत्येक मंत्री एक प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसका वह सदस्य है की कार्यवाहियों में भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक, अनुच्छेद 88 के अनुसार। आगे देखते हैं।
राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? क्वेश्चन नंबर 85 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, विधानमंडल। राष्ट्रीय कोष का व्यापक विचार विमर्श विधानमंडल में ही किया जाता है, इसलिए विधानमंडल को ही राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक माना जाता है। बिना विधानमंडल की स्वीकृति के राष्ट्रीय कोष से धन नहीं निकाला जा सकता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हाउस ऑफ द पीपुल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपुल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 86 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, 1954 में। ठीक, हाउस ऑफ द पीपुल्स के लिए 14 मई 1954 को लोकसभा का नाम अपनाया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? इसको आप लोग स्टार बना दीजिए, क्योंकि इसमें सुन लीजिए थोड़ा सा। लोकसभा के नियमों के अधीन मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव एक ही सत्र में एक से अधिक बार नहीं लाया जा सकता, परंतु यह 2 सत्रों के बीच की अवधि पर निर्भर करता है। 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है, परंतु यह अंतराल कम भी हो सकता है, जैसा कि सामान्यतया होता है। इस प्रकार 2 अविश्वास प्रस्तावों को 2 सत्रों में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिनके बीच की अवधि 6 माह हो सकती है, परंतु यह 6 माह से कम या अधिक भी हो सकती है, जो कि उन 2 सत्रों के अंतराल पर निर्भर करेगा। ओके, तो इसको आप लोग स्टार बना दीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद और संविधान साधन नहीं है। बताइए। संसद और संविधान साधन नहीं है विधिक न्याय के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में लिखित संविधान एवं जनप्रतिनिधियों की निर्वाचित संसद की व्यवस्था देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करने के मूल उद्देश्य के साथ की गई है। स्वयं संविधान की उद्देशिका में यह तथ्य उल्लिखित है, जबकि नागरिकों को विधिक न्याय उपलब्ध कराने का स्वतंत्र न्यायपालिका को सौंपा गया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? बताइए। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक, नंबर 1 पर आते हैं। ओके, उसके बाद आती हैं इंदिरा गांधी दूसरे नंबर पर, ठीक है। उसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई तीसरे नंबर पर, फिर आते हैं चौधरी चरण सिंह। तो ए नंबर पहला है, और यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, उसके बाद चरण सिंह। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन यानी सत्र में भाग नहीं लिया? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, चौधरी चरण सिंह। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कोरम क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1/10। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 100, ठीक, 3 के तहत, ठीक, संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत प्रत्येक सदन लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कोरम कुल सदस्य का 1/10 भाग होती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए,
देखिए, महाराष्ट्र में कुल 19 संसदीय सीटें राज्यसभा द्वारा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संसद के दोनों सदनों के संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य है जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? बताइए। कुल सदस्यों का 10वां भाग, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? बताइए। नागरिक को। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। लोकतंत्र का मूलाधार नागरिक होते हैं। ठीक, लोकतंत्र का मूल आधार जो होते हैं नागरिक होते हैं। अतः लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता नागरिकों को प्रमुखता देने की है। नागरिक यानी जनता ही लोकतंत्र में अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? बताइए, किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के प्रथम चिंतक, ठीक, भारत के प्रथम चिंतक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और जिन्होंने पश्चिमी पद्धति के लोकतंत्र का समर्थन करते हुए कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का आशय एक व्यक्ति और एक मत है। ओके, तो दोस्तों कुछ हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन, ठीक, इनको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं, 1 मिनट। देखिए, पढ़ते हैं नहीं, हम जो है वीडियो वैसे भी लॉन्ग हो चुकी है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तो हम आपको वीडियो जो है पीडीएफ दिखा दे रहे हैं। आप लोग वीडियो रोक रोक करके एक बार इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, हमारे कहने पर। देखिए, देख लीजिए। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। देखिए, देख लीजिए अच्छे से, और आपसे हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग पढ़ेंगे ज़रूर। बहुत ही इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, इसको जो है आप लोग पढ़ेंगे, हमें पूरा यकीन है। ओके, तो एक बार इसे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक करके। 1 मिनट। हम्म, मिनट।
देखिए देखिए कितने सारे क्वेश्चन पीडीएफ हैं। अगर एक बार पढ़ लिए ना तो संसद से कहीं से भी क्वेश्चन उठाए, आप क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक, छोड़ना नहीं का मतलब कि आपसे क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। अगर संसद से आ गया क्वेश्चन, अगर इस वीडियो को पूरा माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़े होंगे तो क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता संसद से। ठीक, तो इस पीडीएफ को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ओके, सिर्फ एक बार आप लोग मन लगा करके पूरा प्रैक्टिस और जो है क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ जो है इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो संसद से क्वेश्चन कहीं से भी उठाएगा आप लोग फोड़ देंगे, हमें पूरा उम्मीद है। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और सोचते हैं कि और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। ओके, तो अगर आप ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।